आपने समाज को, मीडिया को जागरूक करना है। आज शहर से आवाज़ आ रही है एनक्रोचमेंट हटाइए। जब एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करते हैं डीसी साहब तो आवाज़ आती है ना हटाइए। ऐसा ना हो 4 दिन धूप आए तो फिर कहे नहीं हटाना। अब हमें इस बात पे कायम रहना होगा। आज हमें सबक मिला है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह ना की जाए जिसकी वल्नरेबिलिटी हो या वल्नरेबिलिटी बढ़ जाए। यानी अगर हम बहता हुआ नाला रोक दें, बहती हुई शहर में आमतौर वाटर क्लॉगिंग हुई है, क्लाउड बस तो उस तरफ हुआ, यहाँ वाटर क्लॉगिंग है। वाटर क्लॉगिंग के लिए किसी हद तक हम खुद जिम्मेवार हैं। दूसरा, एक निर्माण कार्य जो हमारे हुए हैं, अगर कोई पुल जिसकी लाइफ हमारी तरफ से अपेक्षित लंबी थी वो जल्दी बह गया तो क्यों बहा, उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या रहा, इंजीनियरिंग विभाग की ओर से उसकी मॉनिटरिंग ठीक हुई, उसका कंट्रैक्ट किसको दिया गया, राजनीतिक प्रभाव में तो नहीं कंट्रैक्ट दिया गया। बीच में ये भी आवाज़ आती है कि MP MLA ठेका ले लेते हैं, तो उनकी भी छानबीन की जाए। और ये भी हम समझे कि अगर आज कोई ठेकेदार पुल बनाता है ये सोच करके कि उसमें किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कमी पेशी रखी जाएगी, तो कल को उसके बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से गाड़ी गुजार सकते हैं। तो हमने सब बच्चों को अपनी संतान समझ करके, समाज को अपना परिवार समझ करके सहयोग करेंगे। सारी भरपाई हो जाएगी। डीसी साहब को कहता है, डीसी साहब आए दिन में जान बाजी ऐसे भी माड़ी जी बंद हो गया ना, जमीन ना मकान ना माल ना बेची कहाँ जाएगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हैं। एक तो सबसे पहले तो मुझे प्रशंसा भी करनी है प्रशासन की और बाकी सारे जितने संबंधित संस्थाएं हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। जिस दिन ये आपदा आई है उसके तुरंत बाद जब हमने सेना के साथ हेलीकॉप्टर की बात की, तुरंत उसकी व्यवस्था हो गई। ये और बात थी कि मौसम अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह पठानकोट हमारे जो ज़ख्मी थे उनको पहुंचाने की व्यवस्था की, वो भी एक प्रशंसनीय कार्य था। उसी समय हमारा पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो मैं स्वयं नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे सारे साथी कार्यकर्ता और यहाँ के नेता सक्रिय हो गए। कल रात को पार्लियामेंट का सेशन शाम को समाप्त हुआ, आज मैं भी इनके बीच में पहुंच गया। हमारा निरंतर संपर्क बना रहा। आज जिन जिन स्थानों पर हम गए हैं, बहुत सारे स्थानों में आज से बिजली और पानी रिस्टोर कर दिया जाएगा। कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर बिजली आज शाम तक ना हो पाए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल्स लग जाएंगे। उसके अतिरिक्त जहां नहीं है तो सोलर लाइट का भी व्यवस्था हो गई है। जहां पानी बिजली लगने के बाद होगा, क्योंकि मोटर्स वगैरह तब चलती है, तो वहां पर टैंकर्स पहुंचाने का डीसी साहब ने व्यवस्था कर दी है ताकि बेसिक कम्युनिटी सबको मिल जाए। कुछ एक ऐसी जगह है जहां पे मोबाइल टावर्स को क्षति पहुंची है, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई और बाकी सारा काम ऑनलाइन होता है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन मैंने उनको समझाया कि हमने प्राथमिकता के साथ काम करना है। सबसे पहले बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट। आज से जो हमारी अभी जिस पंचायत से होके आए डोल तक, वहाँ पर सड़क आज पहुँची है और थोड़ी आगे तक पहुँचेगी, ताकि जो सहायता के लिए सामग्री पहुँचानी है उसकी यातायात की व्यवस्था हो। तो प्रायोरिटी पे चलेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे सब कुछ हो गया, क्योंकि अब राजनीति झूठ बोलने की नहीं है। जो हो सकता है आपको बताएंगे कैसे हमने उसको प्रायोरिटाइज करना, वो भी। तो पहले बिजली, पानी, यातायात, ट्रांसपोर्ट, ताकि उनकी कोई बीमार है। चौथा, इन्हीं सारे जो खंड के इलाके हैं जहाँ जहाँ पर आना जाना अभी भी मुश्किल है, हालांकि सड़क हमने थोड़ी सी मोटर बनाई, वहाँ पर आज ही से एक एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। डॉक्टर के साथ वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जायज़ा लेंगे। हमारे जो वहाँ के प्रतिनिधि होंगे, DDC के मेंबर होंगे, हमारे जहाँ पर हमारे नेता होंगे, वो भी कुछ एक लिस्ट रखेंगे सूची बना करके, जो जो बीमार है उसकी वहीं पे ऑन दी स्पॉट उसकी भी जांच हो, उसका उपचार हो। अगर किसी को अस्पताल ले जाना तो पहुंचाने का हो। उसके बाद हम
एक आध दिन के बाद जहाँ जहाँ मोबाइल टावर्स हैं उसका करेंगे। जहाँ तक भरपाई का ताल्लुक है, सारे के सारे मकानों की रिकंस्ट्रक्शन होगी। ये आपके माध्यम से जाना चाहिए संदेश। इसमें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ जहाँ ज़मीन बह गई है, ज़मीन की शनाख्त का काम किया जाएगा, डीसी साहब भी करेंगे। उसमें आपको समझाना होता क्या कि ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन में वक्त लगता है। ऐसे लोग झूठ बोल देते आगे हो गया जी हो गया, कैसे कुछ नहीं हुआ। जो हुआ दिखना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए, आपको हक है सवाल पूछने का। तो ज़मीन की पहले आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि कई बार जो ज़मीन आइडेंटिफाई की जाती है, जिन लोगों को बसाना हो वो राज़ी नहीं रहते। वो कहते नहीं साहब हमें यहाँ नहीं बसना। हमारा ऐसा अनुभव और जगहों पे भी हो गया। जो वल्नरेबल स्थान थे, हमने हमारे ये मत था कि वहाँ नहीं वो मकान बनाए जाए, वो कहते हैं यहीं बनाओ। तो वो लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है। उसमें आपका भी हमें सहयोग रहेगा। तीसरा, कहीं कहीं माल मवेशी का नुकसान हुआ है। तो आज एक टीम वहाँ से भी गई थी, एनिमल हस्बेंड्री की भी गई। एक तो उनके जो पशु हैं, जो उनकी लाशें वगैरह, उसका उपचार करना है, उसका कैसे व्यवस्था की जाए। पोल्ट्रीज़ हमारी कुछ ज़ाया हुई हैं। एक स्थान पर 3 पोल्ट्रीज एक साथ चल गई है, उनकी भी भरपाई की जाएगी। और कई कई जगह के प्रोटेक्शन वॉल्स बनाई जाएंगी कि जहाँ पर फिर से होता ये काफ़ी जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं। और उस सब के बाद आपका रोल शुरू होगा। आपने समाज को, मीडिया को जागरूक करना है। आज शहर से आवाज़ आ रही है एनक्रोचमेंट हटाइए। जब एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करते हैं डीसी साहब तो आवाज़ आती है ना हटाइए। ऐसा ना हो 4 दिन धूप आए तो फिर कहें नहीं हटाना। अब हमें इस बात पे कायम रहना होगा। आज हमें सबक मिला है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह ना की जाए जिसकी वल्नरेबिलिटी हो या वल्नरेबिलिटी बढ़ जाए। यानी अगर हम बहता हुआ नाला रोक दें, बहती हुई शहर में आमतौर वाटर क्लॉगिंग हुई है। क्लाउड बस तो उस तरफ हुआ, यहाँ वाटर क्लॉगिंग है। वाटर क्लॉगिंग के लिए किसी हद तक हम खुद जिम्मेवार हैं। तो ये हमने सारे मिल करके इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने ये देखना। अच्छा, दूसरा एक निर्माण कार्य जो हमारे हुए हैं, अगर कोई पुल जिसकी लाइफ हमारी तरफ से अपेक्षित लंबी थी वो जल्दी बह गया तो क्यों बहा, उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या रहा, इंजीनियरिंग विभाग की ओर से उसकी मॉनिटरिंग ठीक हुई, उसका कंट्रैक्ट किसको दिया गया, राजनीतिक प्रभाव में तो नहीं कंट्रैक्ट दिया गया। बीच में ये भी आवाज़ आती है कि MP MLA ठेका ले लेते, तो उनकी भी छानबीन की जाए। और ये भी हम समझे कि अगर आज कोई ठेकेदार पुल बनाता है ये सोच करके कि उसमें किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कमी पेशी रखी जाएगी, तो कल को उसके बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से गाड़ी गुजार सकते हैं। तो हमने सब बच्चों को अपनी संतान समझ करके, समाज को अपना परिवार समझ करके सहयोग करेंगे, तो तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि दोबारा ऐसा ना हो। सर जम्मू से कठुआ में कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है। लोगों का कहना था अगर टूरिस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑफिस अगर कोई कठुआ नहीं, उसमें ऐसा है, आने वाले दिनों में फोरकास्ट नहीं, उसमें मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उसका एक रीजनल सेंटर हम जम्मू में बनाने वाले हैं। एक श्रीनगर में है, एक जम्मू में बनेगा। एक हमारी कमेटी बनी है, देश भर में नए रीजनल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उसमें जम्मू भी शामिल होगा। वो सारे इस क्षेत्र को कैटर करेगा। और दूसरा ये है कि हमें पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम मांग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आज नेतागिरी भी ठगने वाली नहीं होनी चाहिए, और मीडिया भी सिर्फ यही नहीं कि गाली पड़ी तो क्या महसूस हुआ। बात यह है कि फोरकास्ट में कोई कमी नहीं थी। जो 3 दिन बारिश होने वाली है उसका फोरकास्ट किया गया था, यहाँ पर भी किश्तवाड़ में। अब हुआ क्या है कि क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोकल जो हवा में कई बार ऐसा मॉइस्चर आता है या टेम्परेचर वेरिएशन, तो लोकल फैक्टर्स की जगह वो एक तरह का बर्स्ट होने के लिए वो उसकी वल्नरेबिलिटी, वो एक हॉट बर्स्ट प्रोन स्पॉट बन जाता है। तो उसके लिए कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स है। और उसको भी आपने अच्छा किया ये पूछा। हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी वो प्रारंभ किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ हुआ है या किश्तवाड़ में हुआ, इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी हुआ, इसके साथ साथ हिमाचल में भी हुआ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, क्लाइमेट चेंज के फैक्टर, ग्लोबल वार्मिंग के फैक्टर, जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रही हैं, उस पर भी जायजा लेने की आवश्यकता है। जम्मू को बहुत बड़ा संभाग है, अगर कठुआ में भी आने वाले दिनों में अगर जम्मू से कठुआ के बीच कोई इस तरह से जो टूरिस्ट मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है खोला जाएगा रीजनल सेंटर के बाद से।
नहीं, वो जो रीजनल सेंटर होगा सिर्फ जम्मू के लिए नहीं होगा, वो सारे के सारे सूबे के लिए होगा। सर, उमर सरकार ने जिस तरह से 2 लाख रुपए की घोषणा की है जिन लोगों ने जहाँ पर जान वो गंवाई है। देखिए, वो जो मुख्यमंत्री ने किया वो भी प्रशंसा लायक है, वो तो उन्होंने एज ए सीएम रिलीफ फंड किया, लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक एस्टीमेट बनाया गया। कल ही डीसी साहब ने पूरा एस्टीमेट बनाया कि कितना लगेगा। लगभग 25 करोड़ रुपया तो इमीडिएट चाहिए, और जब पूरी आप परमानेंट रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे तो 100 करोड़ तक भी जा सकता है। तो उसका लगा है, वो जैसे ही दस्तावेज यहाँ से बनेंगे, यहाँ की प्रदेश सरकार से केंद्र में जाएंगे तो हम केंद्र में भी फॉलो करेंगे उसकी तरफ से। लेकिन हाँ, जो जान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं कर सकते। अब आपसे हमारा सिर्फ यही अनुरोध है कि दोबारा ना हो, वो आप खुद मंथन करिए कैसे ना हो।